Morning students, welcome to our YouTube class. C++ में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है इनलाइन फंक्शंस इन C++। तो सबसे पहले इनलाइन फंक्शंस क्या होता है? ऑल द मेंबर फंक्शंस डिफाइंड इनसाइड द क्लास definition are by default declared as inline कि all the member functions defined inside the class, ये क्लास के अंदर जितने मेंबर फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं आर बाय डिफॉल्ट डिक्लेयर्ड एज इनलाइन। तो वो बाय डिफॉल्ट कैसे डिक्लेयर होते हैं? इनलाइन। ठीक है, इनलाइन फंक्शंस का काम वही होता है स्टूडेंट्स जो काम सी लैंग्वेज के अंदर मैक्रोस का होता है। ठीक है, तो वही काम जो है इनलाइन का होता है सी प्लस प्लस के अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम और पढ़ते हैं। इनलाइन फंक्शंस आर एक्चुअल फंक्शंस which are copied everywhere during compilation like preprocessor macro, so the overhead of function calling is reduced. ठीक है, all the functions defined inside class definition are by default inline, but you can also make any non-class function inline by using keyword inline with them। मतलब कि जितने भी फंक्शंस होते हैं all the functions defined inside class, ठीक है, एक क्लास डेफिनेशन में जितने भी फंक्शंस को हम जो है डिफाइन करते हैं बाय डिफॉल्ट वो इनलाइन होते हैं। बट अब किसी नॉन क्लास फंक्शन को इनलाइन बना सकते हो किसकी हेल्प से? बाय इनलाइन। इनलाइन एक कीवर्ड होता है, बाय यूजिंग कीवर्ड इनलाइन विद देम। ठीक है, तो आप क्या काम करोगे? फॉर एन इनलाइन फंक्शन तो यहाँ पे फॉर एन इनलाइन फंक्शन declaration and definition must be done together। ठीक है, तो इनलाइन फंक्शन में क्या होता है कि जो डेक्लेरेशन होता है और जो आपके पास डेफिनेशन होती है वो इकट्ठे एक साथ होनी चाहिए। तो यहाँ पे कीवर्ड हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं इनलाइन। सिंटेक्स में आपको बता देता हूँ void fun int a return a plus plus। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आपको इनलाइन से रिलेटेड जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इनलाइन फंक्शंस। तो इसमें पहला जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वी मस्ट की इनलाइन फंक्शंस स्मॉल, कि जो आपने इनलाइन फंक्शन बनाना है वो स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्मॉल इनलाइन फंक्शंस
बेटर एफिशिएंसी। सेकंड आपके पास इनलाइन फंक्शंस डू इंक्रीज efficiency, but we should not make all the functions inline, because if we make large function, अगर हम किसी large functions को inline बनाते हैं, ठीक है, तो it may lead to code load and might affect the speed. Okay. तो इसमें कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या हैं आपके पास इनलाइन फंक्शंस की? नंबर 1 है कि लार्ज इनलाइन फंक्शंस कॉज कैche misses and affect performance. नेगेटिव, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो बताया इनलाइन फंक्शन के बारे में बताया कि इनलाइन फंक्शन क्या होता है। इनलाइन फंक्शंस जो हैं आपके पास स्मॉल होने चाहिए, लार्ज फंक्शंस को आप इनलाइन ना बनाइए, ठीक है। अब जो है इसमें मैं आपको कि जैसे मैंने अभी आपको इसमें ये इनलाइन फंक्शंस का थ्योरी बताया है, अब मैं आपको इसका जो है प्रैक्टिकल कवर कराऊंगा, जिससे आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए, ठीक है, कि इनलाइन फंक्शंस को हम कैसे यूज करते हैं। तो बस कुछ नहीं करना होता, फिर भी आपको मैं इसका एक प्रैक्टिकल जो मैं इसमें आपको यहां से हम अपना कंपाइलर जो है C++ का वो ओपन करते हैं। तो देखिए कंपाइलर ओपन हो गया स्टूडेंट्स आपके पास। प्रोग्राम टू एक्सप्लेन इनलाइन inline float LBS BOKG float फॉन्ट्स हमने यहाँ पे ये ले लिया। अब मैंने इसको रिटर्न करवाया क्योंकि मैं फ्लोट यूज कर रखा है। रिटर्न 0.4535453592 मल्टीप्लाई फॉन्ट्स void main CLR SCI used to clear the screen float LBS cout backslash enter your weight in fonts C in LBS cout your weight in kilogram is LBS BOKG LBS gets here योर वेट हम इसमें डालेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने 120 डाला तो यहाँ पे देखिए जो आपके पास किलोग्राम के अंदर वेट आ रहा है वो आ रहा है 54.43104। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया कि जो है फंक्शन को हमने यहाँ पे यूजिंग इनलाइन कीवर्ड, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इनलाइन इज ए कीवर्ड, ठीक है। इस फंक्शन को हमने एक इनलाइन बना दिया। ये स्मॉल फंक्शंस के ऊपर हम इसको जो है वो यूज करते हैं स्टूडेंट,
ठीक है ना। तो अब ये जैसे मैंने आपको बताया, अब अगला जो इसके अंदर हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। सुनिए, ये तो मैंने आपको इनलाइन फंक्शन के बारे में बताया। अब हम वापस यहाँ से हम नोटपैड के ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब जो मैं इसमें आपको टॉपिक बताऊंगा, वो टॉपिक आपके पास आता है यहाँ पे। यहाँ पे टॉपिक आएगा आपके पास फंक्शन ओवरलोडिंग। अब फंक्शन ओवरलोडिंग आपके पास क्या होता है कि एक ही फंक्शन को स्टूडेंट, कि एक ही फंक्शन को डिफरेंट आर्ग्यूमेंट के साथ यूज करना हो, तो हम फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट हम यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपको 4-5 काम इकट्ठे एक साथ दे दूं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम एक फंक्शन को डिफरेंट पैरामीटर्स या डिफरेंट आर्गुमेंट के साथ हम यूज करते हैं, तो उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो थोड़ा सा इसकी जरा हम थ्योरी देख लेते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। अब यहाँ से अपने नोट्स तैयार कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो आप। तो फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में अब हम इसके अंदर स्टूडेंट पढ़ेंगे। फंक्शन overloading is defined as the process of having two or more functions with the same name but different in parameters is known as, इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है कि जिसमें हमने दो या दो से ज्यादा पैरामीटर्स को सेम नेम के साथ यूज कर रखा हो बट डिफरेंट पैरामीटर्स हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो इसमें हम क्या काम करते हैं, इन फंक्शन ओवरलोडिंग द फंक्शन इज redefined by using either different types of arguments or a different number of arguments. It is only through these differences compiler can differentiate between ठीक है। तो एडवांटेज क्या है स्टूडेंट, फंक्शन ओवरलोडिंग का एडवांटेज आपके पास क्या होता है, एडवांटेज ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग, एडवांटेज ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग is that it increase the readability of the program, इससे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है because you don't need to use different names for the same action, okay। तो अब हम जरा फंक्शन ओवरलोडिंग, तो ये तो मैंने थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको बताया। हम वापस अपने C++ कंपाइलर में चलेंगे और यहाँ पे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज द फंक्शन ओवरलोडिंग। तो देखिए आपके पास फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आपके पास क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग, इसमें हम क्या काम करेंगे, हैश इंक्लूड iostream.h हैश conio.h, एक क्लास हमने ली, यहाँ पे क्लास का नाम आपने क्या लिया, चल पब्लिक। यहाँ पे हमने एक स्टैटिक कीवर्ड यूज किया, सी लैंग्वेज के अंदर भी हम स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। किसी चीज को स्टैटिक बनाना हो, इंट इज ए डेटा टाइप, ऐड इज ए फंक्शन नेम, फिर इंट ए कॉमा इंट बी,
रिटर्न यहाँ पे क्या कर दिया a प्लस बी, स्टैटिक इन एड int a int b comma int c, return a plus b plus c, void main clrc is to clear the screen, कैल ऊपर हमने क्लास ली, इसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने c, c out c डॉट एड, तो यहाँ मैंने 10,20 वैल्यू डाल दी, एंड देन फिर यहाँ पे c out c डॉट एड, फिर यहाँ पे अब मैंने जो है इधर हमने 3 आर्ग्यूमेंट ले रखे हैं, तो मैं तीनों की वैल्यू में डाल देता हूँ। यहाँ पे a की वैल्यू डाल दी मैंने 12, b की वैल्यू मैंने डाल दी 20, c की वैल्यू डाल दी मैंने 23, गेट ch, यहाँ पे आगे 30 और 55। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग है। तो ये जो हमने एक ऐड फंक्शन बनाया, इसी फंक्शन को हम स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोबारा यूज कर रहे हैं। तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो एक ही फंक्शन को डिफरेंट आर्ग्यूमेंट के साथ, डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ यूज करना, ये क्या कहलाता है आपके पास, फंक्शन ओवरलोड। ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने अभी तक जो आपको बताया, इनलाइन फंक्शन के बारे में बताया, ठीक है, और मैंने आपको बताया फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। इस वीडियो के अंदर हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी का काम मैं आपको इसमें अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। थैंक यू।